बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अजीज़ और दयार गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से एक डिसीजन लिया गया कि अफ़गान महाजरीन को उनके अपने वतन वापस भेजा जाए। इसके ऊपर किस तरह से काम किया जा रहा है और इस वक्त जो 31 अक्टूबर की जो डेडलाइन दी गई है, क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस डेडलाइन को बढ़ाएगी, या जिस तरह से हम देखते चले आते हैं कि FBR के नोटिसेस के टैक्स की डेट बढ़ाई नहीं जाएगी, उसके बाद बढ़ा दी जाती है, या गवर्नमेंट के और दूसरे ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जो अपनी डेट बढ़ा देते हैं, तो क्या इसके अंदर भी कोई डेडलाइन में इजाफा होगा, तोसी होगी, या वाकई इस वक्त गवर्नमेंट जो है ना वो सीरियस एक्शन ले रही है और गवर्नमेंट की रिट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और जितने भी इस वक्त गैर मुकीम जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जितने भी अफ़गान बाशिंदे, उन सबको वापस अपने अपने मुल्क भेज दिया जाएगा। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है कि बहुत सारे ऐसे भी अफ़गान मौजूद हैं जिनके पास पाकिस्तान के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मौजूद हैं। क्या वो भी वापस जाएंगे? क्या उनके लिए भी कोई ऐसा तरीकाकार वज़ा किया जाएगा कि उनके शनाख्ती कार्ड को और पासपोर्ट को भी चेक किया जाएगा? जो कि सऊदी अरब ने इस वक्त पाकिस्तान को एक तादाद जो कि तकरीबन 12,000 से ज़ायद बताई जा रही है, वो तादाद भी पाकिस्तान को बता दी है कि ये अफ़गान बाशिंदे हैं जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर सऊदी अरेबिया में मौजूद है। आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बशारत मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं, उनसे डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बशारत साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बशारत साहब? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया सर, आप अपना कीमती टाइम निकाल के आए। इस वक्त जो अफ़गान महाजरीन का बहुत एक पुराना इशू चलता आ रहा है, सबसे पहले तो यहाँ से मैं स्टार्ट लूँगा। जब पाकिस्तान में ये आए थे तो इनको किस तरह से हमने मिक्सअप कर दिया पूरे पाकिस्तान में? क्या दुनिया के अंदर भी इसी तरह से होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज दावत दी और ये मौका फराहम किया। ये एक अहम इशू है। देखिए सिद्दीक साहब, मैं आपको अर्ज़ करूं कि दुनिया में आप देख लें, दुनिया की तारीख़ में देख लें कि जब कभी भी महाजरीन को या ऐसे लोगों को जिनके साथ जुल्म हुआ हो और उन्हें पनाह दी गई हो, तो हमें लोगों ने मुख्तलिफ ममालिक में पनाह दी है, लेकिन एक तो उनकी तादाद बड़ी रिस्ट्रिक्टेड रखी है। दूसरा, हमेशा होता ये है कि उन्हें आप बॉर्डर्स पर रिस्ट्रिक्ट करते हैं और उधर ही उन कोशिश करते हैं कि जब तक उनके मुल्क में मामलात उनके लिए बेहतर ना हो जाएं, हम उन्हें उनके बॉर्डर पर स्टिक करके उनकी जो है ना मेहमानदारी की जाए। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ फैसले जब भी देखें, ये फैसला भी एक डिक्टेटर के दौर में हुआ। आपको याद होगा ज़िया-उल हक का दौर था जिस वक्त ये मामलात हुए, और ज़िया-उल हक साहब ने ना सिर्फ ये कि उनको बुलाया, ठीक है, मैं भी ये कहता हूँ कि अगर हो रहा था और आपको था, अव्वल तो हम 1980 में कोई बहुत अमीर मुल्क थे? एक सवाल है। मतलब हम उस वक्त भी पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का जो गुर्बत का एक दायरा था, पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ करने के काबिल उस वक्त भी नहीं थे। तो उसमें आपने बुला के आपने एक बहुत बड़ी तादाद, यानी एक बहुत बड़ी तादाद को बुलाया, बॉर्डर पे रखने के बजाय आपने पहले बॉर्डर पे बुलाया और फिर उन्हें अलाउ कर दिया कि वो शहरों में चले जाए। सिद्दीक साहब, जब वो शहरों में मिक्स हो गए तो मामलात तो फिर पाकिस्तान के शहरियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई। उनको कारोबार में भी शेयर करना पड़ा, उन्होंने उनके कारोबार छीन दिए। जब वो रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। ये भी मतलब, और दूसरी बात ये कि आपको भी एक जरूरत थी ना कि नहीं, उनके नाम पर अगर कहीं से कोई मदद, कोई चीज आ रही थी तो वो उन पे इन्वेस्ट होती। मैं इस हक में भी हूँ, लेकिन वो एक जेन्युइन और जायज तरीके से होती। लेकिन वो एक फैसला किया गया इतनी बड़ी तादाद में। आज हालत ये है कि आज भी UNHCR कहता है कि 3.7 मिलियन 37 लाख अफगानी पाकिस्तान में मौजूद है। और आज हम इकोनॉमी हमारी जितना डिजास्टर कर चुकी है, आज हम जिन हालात पर पहुंच गए हैं, आपके भी सामने, मेरे भी सामने। तो ये जो सरप्लस है, इसको कैसे हम जो है ना वो कंपनसेट कर सकते हैं? मैं यही अर्ज करना चाह रहा था कि पहली बात तो ये कि अगर हम इसको देखें तो इसे तो पहले दिन से हमने गलती की, गलत अंदाज से रखा। गलती से मेरी मुराद गलत अंदाज से डॉक्यूमेंट करते हैं, डॉक्यूमेंट के तरीके, उनको कोई कार्ड इशू करते हैं, कोई ऐसा आपके पास रिकॉर्ड डेटा भी होता है उनका। 3.7 जो, जबकि ये फिगर ठीक नहीं है, इससे ज्यादा है, लेकिन मैं ये तो उस वक्त थे जब आए थे। नहीं, ये कहते हैं कि आज अभी जो मौजूद हैं, ये UNHCR कहते हैं कि आज इतने और इसमें भी ये जो कहते हैं, वो कहते हैं 1.3 मिलियन, यानी 13 लाख रजिस्टर्ड हैं, 8,40,000 वो हैं जो यानी सिटीजनशिप अफगानी और उसके हवाले से।
17 लाख बकौल उनके आज भी ऐसे जिनसे हम लाइल में वो एग्जिस्ट पता ही नहीं नहीं है। करते, वो बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करते किसी डॉक्यूमेंट में। सही। तो वो सारे वो है, आप देखें क्राइम रेट में, आप देखें मामलात कहाँ जाते हैं, चीजें किस हाल में जाती हैं। मतलब है ये सारी चीजों के लिए ये गवर्नमेंट होती है। जब आप कोई चीज करते हैं तो उसके बाद आपकी कोशिश भी होती है कि उस अमल को अगर जारी रखना है तो बेहतर तरीके से रखा जाए। हमने ऐसा नहीं किया। अच्छा बिशारा साहब, जब ये 1980s में 70s के एंड पे जब ये आना शुरू हुआ पाकिस्तान में, 80s में जब आए, तो आप क्या समझते हैं उससे पहले हमारे कल्चर के ऊपर आके इन्होंने कितना इम्पैक्ट डाला? हमारा कल्चर तो ये नहीं था जो आज हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बड़ी अहम बात की। देखिए जी, मैं तो इसलिए कि मैं उस वक्त मतलब मेरी उम्र 18-19 साल थी। सही। हमें तो ये याद है सारे, जब अफगान महाजरीन आए, आप यकीन करें, मतलब जब अफगान महाजरीन के आने से पहले पाकिस्तान में, मैं ये किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन हकाइक को बताना भी बहुत ज़रूरी है। यानी बशारत मिर्ज़ा जो उस वक्त 18 साल के थे, या मेरी तरह के जितने जवान थे या लोग थे, हमें हेरोइन क्या होती है सिवाय फिल्मों वालों के हमें नहीं पता था। कोई हेरोइन किसी नशे का भी नाम है, ऐसी क्लैशनकोफ किसी बंदूक का नाम है, नहीं पता था। आप देखें ये माशरे में इंडेक्ट हुए, पाकिस्तान के माशरे में ये इंडेक्ट हुआ, और इन्होंने इतना बुरा असर डाला कि आप वो चीजें पहुंचती कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, आज तो स्कूल के बच्चों को मुंशियात पे लगा दिया गया। वो उस जमाने में स्टार्ट में मैं बता रहा हूँ कि वो फैलती गई ऐसी टेररिज्म के लिए क्लैशनकोफ। और आज सिर्फ टेररिज्म के लिए नहीं, अगवा बराए डकैती, अगवा डकैतियां, टेररिज्म हथियार है, उसको तो फिर सारे मतलब हर एक में इस्तेमाल हो रहा है। और एक और बात है कि इस्तेमाल करने वाले बहुत से आपको जो लोग गिरोह पकड़े जाते हैं, कराची में खसूसी तौर पे जो मामला होते हैं उसमें बहुत से लोगों के नाम बारे में जब पता चलता है तो पता चलता है ये तो जनाब ये तो पाकिस्तानी ही नहीं है, ये तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो मतलब हमारे कल्चर पे इसका इतना बुरा इम्पैक्ट हुआ। और यही नहीं हुआ, एक पाकिस्तान जो गरीब मुल्क था वो और गरीब तर होता गया। बेसिकली तो पाकिस्तानियों को इस सिलसिले में उनका तो बड़ा फाइनेंशियली, अगर मैं कहूँ, अगर इकोनॉमी तौर पे कहूँ तो डिजास्टर हुआ ना हमारे साथ। क्योंकि देखें बिहार साहब, जिस तरह से आपने इकोनॉमी की बात करी, पाकिस्तान में ऑलरेडी 2 इकोनॉमीज चल रही है, एक कैश इकोनॉमी, एक डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। तो ये डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी तो कहीं फॉल करते ही नहीं है, ये तो सारी कैश इकोनॉमी को परवान चढ़ाते हैं। तो कैश इकोनॉमी में इनके पास इतना सारा पैसा स्मगलिंग का और ये मुंशियात का, जैसे आपने जिक्र किया, तो ये तो बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज के ऊपर भी काबज हो गए। जो काम ऑलरेडी हमारे पठान भाई कर रहे थे उसके ऊपर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। मुझे याद है शुरू में जब ये आए, उसके बाद से इसके असरात कुछ अरसे के बाद जब आपने इन्हें शहरों में मिक्स करने दिया, तो पेशावर में, इधर कराची में, मतलब बहुत पठान दोस्त बताते थे कि ट्रांसपोर्ट जो उनका बिजनेस था इन्होंने उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया, क्योंकि पैसे उस जमाने में भी इनके पास होते थे। और आपने ये दुरुस्त कहा कि ये कैश इकोनॉमी, बल्कि उसको ग्रे इकोनॉमी आप कहेंगे, कि जो स्टैंड कर रही थी, ये सारा उस पर अमल करते थे। और वो सारी चीज़ें होती गई जिससे पाकिस्तान में पाकिस्तानी का सिर्फ वो ही नहीं, उसका रोजगार भी छिनता गया उसका। यानी अगर वो पहले अगर मैं कोई कारोबार कर रहा था, अब अगर आप और मेरे में कॉम्पिटिशन हो जाए और आपके पास ज्यादा पैसे हो, अब तो आप तो वो चीज़ सस्ती करके मेरी ऐसी छुट्टी कर देंगे। तो ऐसा ही हुआ पाकिस्तान, यानी अपने मुल्क में अपने पाकिस्तानी जो है वो बेचारे जो है रुल गए। तो ये इसका मतलब इसका इम्पैक्ट किसी एक जगह पे नहीं, लिटरली, हालांकि ये सारे अफगानी ऐसे नहीं थे, मैं ये नहीं कहता, उसमें से डेफिनेटली मैं ये भी कहता हूँ कि जो अच्छे और बुरे लोग हर कौमों में होते हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि अगर हमने एक बेड़ा उठाया था, अगर उस वक्त ज़ियाउल हक साहब ने एक फैसला किया था कि हमने इनको जी पाकिस्तान में पनाह देनी है, तो फिर उस तरीके कार पे तो मुकम्मल अमल करते हैं ना भाई। हाँ, उसको डॉक्यूमेंट करते हो नहीं, और बॉर्डर पे रखते हैं उन्हें बॉर्डर से आप नहीं अलाउ करते हैं, इसलिए उन्हें उनके कैंप तक महदूद रखा जाता है, और वहीं पर आप उनका कोशिश कर रहे होते हैं कि उनका गुज़रो बसर करवा सकें। अच्छा बिशारा साहब, कहा यह भी जाता है, डॉक्यूमेंट्स में यह भी मिलता है कि अफगान बस्ती शायद कोई बनाई, तो क्या आपको इस तरह की कोई चीज़ नजर आती है कराची के अंदर कि अफगान बस्ती वहां तक कोई महदूद हो? देखें जी, बात यह है कि आप बस्तियां 100 बना दें, जब आपने बॉर्डर से लाके उन्हें, अब तो वो तो हर जगह मौजूद है। अफगान बस्ती एक निशानी के तौर पे मौजूद है, के लिए तो जरूर है। और उधर बहुत से अफगानी हैं, लेकिन कराची में आज भी अगर आप देख लें तो काबुल के बाद सबसे ज्यादा कहते हैं ना कि जो अफगानी है वो यहाँ पर है, कराची में मौजूद। तो मतलब अगर इतने लाखों की तादाद में, तो वो सिर्फ अफगान बस्ती में तो नहीं रह सकते। मतलब ये स्कैटर्ड होके हर जगह है, और ये पता इसमें कसूर हमारा है, हमारी गवर्नमेंट का है, जो मैं कहना चाहता हूँ, उन इदारों का है जिन्हें इन्हें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। आप अभी एक और एग्जाम्पल मैं दूँ आपको, देखिए इससे आपने फिर इधर से जो पाकिस्तान में जो हमारा जो पिछले 4 साल से
4-5 साल से इकोनॉमी का बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ। यानी मैं ये नहीं कहता, आज भी मैं ये नहीं कहता कि पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन जितनी थी वो बहुत खराब होनी शुरू हुई। तो अगर आप गौर करेंगे तो उसमें डॉलर जो अभी काबू ही नहीं आ रहा था, थोड़ा सा इन्होंने का बहुत बड़ा अमल दखल जो है ना इस वाली बॉर्डर का भी रहा। पाकिस्तान के बॉर्डर से जो स्मगलिंग हो रही थी, आटे की स्मगलिंग, सही, आप देख रहे हैं चीनी की स्मगलिंग, फर्टिलाइजर की, खाद की जी स्मगलिंग। मतलब ये, और ऐसे होता था कि ये बॉर्डर से गए, ये 150 रुपए चीनी बॉर्डर से निकली और टर्न होकर वापस ही बॉर्डर में इंटर हो गई 300 रुपए में, मतलब और कोई काबू नहीं था। तो बॉर्डर आपने आज सख्त किए और करना शुरू कर दिया, तो डॉलर आप देख लें कितना रिटर्न शुरू हो गया। इसलिए कि इसी तरीके से डॉलर बेपना, ये कोयटा, ये चमन का जो बॉर्डर है इधर से और बाकी जगहों से स्मगल्ड हो रहा था। तो ये वैसे भी बॉर्डर की जिम्मेदारी मुझे और आपको भी पता है कि कहाँ की है, किसने करनी चाहिए। तो जब आपने उधर सख्ती की तो मामला रह गया, लेकिन ये सख्ती चंद दिनों की या चंद महीनों की नहीं होनी चाहिए, ये परमानेंट होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। पाकिस्तान के तमाम बॉर्डर पे होनी चाहिए। ये भी मार्केट में अफवाहें गर्दिश करती हैं कि बहुत सारे राइट मैन जो है ना इनको बनाया हुआ है, बहुत सारी सियासी पार्टियां भी इससे जो है ना फ़ायदा उठाती हैं, जिस तरह से चाइना कटिंग या इस तरह के कब्ज़ा माफिया वाला या इस तरह का, तो इनको आगे जो है ना वो बिठा दिया जाता है, पीछे जो है ना पुष्टपनाही करने वाले और लोग होते हैं। तो इसमें कितनी सदाकत है? नहीं देखिए, मैं ये नहीं कहता कि ये ऐसे ही नहीं, लोग एक और एलिगेशन लगाते हैं कि पॉलिटिकल जमातों ने इन्हें अपना वोट बैंक भी बहुत सी जमातों ने बना दिया, कि ये भी एलिगेशन लगता है। मैं एक और बात सिद्दीक साहब कहूँगा कि जब ये आज नहीं आए, कल नहीं आए, आज से 45 साल पहले आपने इन्हें बुला लिया, और मेरा ख्याल है कोई 40 साल, कोई 2-3 साल भी मुश्किल हुए होंगे जो बॉर्डर पे सारे लोगों को आपने अलाउ कर दिया, वो मिक्स हो गए, कंबाइन हो गए। तो जब वो आज आपके उस माशरे में मिक्स हो गए तो बेसिकली तो अब वो माशरे का हिस्सा हो गए ना। बिल्कुल ऐसे। जब वो माशरे का हिस्सा हो गए तो वो लोग जो इस अंदाज की पॉलिटिक्स करते हैं, या वो लोग जो पॉलिटिक्स के अलावा, मैं एक लफ्ज़ करता हूँ, वो ग्रोह जो पॉलिटिक्स के नाम पर गैर कानूनी धंधे करते हैं, उन्होंने उनका डेफिनेटली उन्हें अपने साथ में ला लिया होगा। लेकिन अगर आप इन्हें पहले दिन से अलाउ नहीं करते तो ये होता नहीं। और मैं आज भी कहता हूँ कि आज भी आप स्कैटर्ड करें, चेक करें, क्यों नहीं चेक हो सकता, चेक करें। और जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, तमाम डॉक्यूमेंटेशन के मामलात हैं, तमाम एजेंसीज आपके पास हैं, और फारिग करें और उनमें बिला तफरीक करें। उसमें आप इस बात पर ना जाएं कि ये इस जमात को सपोर्ट करता है या उस जमात को सपोर्ट करता है। हमें ये इस वक्त की अब इंतहाई ज़रूरत है कि आप जो महाजरीन हैं, सबसे पहले देखें जी, एक और बात बताऊं, बहुत बड़ी तादाद है, आप सब कह दें कि जी मैं जल्दी भेज दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन पहले जो गैर कानूनी तौर पर आए हैं, आप उन पर तो एक्शन लें ना, जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाया, जिनका कोई अता पता नहीं है, जो दोनों तरीके से पाकिस्तान में, यानी जो एग्जिस्ट नहीं करते डॉक्यूमेंटेशन में, उन्हें आप सबसे पहले आउट करें। अच्छा बिशार साहब, कितना आसान है इनको वापस भेजना? बहुत सारे तो आपने देखा होगा कि शादियां यहाँ पर हो गई उनकी, कुछ पठान फैमिलीज़ में, कुछ दूसरी कौमों के लोगों के साथ भी इनके रिश्ते हो गए, बेटियाँ दे दी या रिश्ते ले लिए। तो अब क्या समझते हैं, इनको यहाँ से भेजना इतना आसान काम है गवर्नमेंट के लिए? नहीं, ये आसान टास्क नहीं है, ये बात बिल्कुल, ये ग्राउंड रियलिटी पर बात करनी चाहिए, ये आसान टास्क नहीं है, लेकिन हो सकती है। और मैंने जैसे कहा कि हो ऐसे सकती है कि जब आप किसी काम का बेड़ा उठाते हैं और उसको, मतलब काम को आप सिद्ध के दिल से और प्रॉपर अंदाज से करना चाहिए, उसमें दो नंबरी नहीं होनी चाहिए। हमने आज एक अगर पॉलिसी बनाई है, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये पॉलिसी बनाई है, बहुत अच्छा हो कि इसमें तमाम पॉलिटिकल जमातों को, मैं एक और बात कहता हूँ कि ये जो पॉलिसी अभी बनाई गई है, इसमें तमाम पॉलिटिकल जमातों को आप इंडेक्ट करें, उनसे भी इस मामले पे, ताकि एक देखिए अभी तो कोई इंटरिम गवर्नमेंट है ना, अभी तो कोई सियासी गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद ही नहीं है, तो ये सियासी गवर्नमेंट का नारा नहीं है इनको भेजना, इंटरिम गवर्नमेंट का, इदारों का काम है। तो आप क्या समझते हैं कि ये इदारे इस पे डिसीजन लेंगे या कुछ सियासी पार्टियों का साथ इनके होना चाहिए? नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा था कि जो एक डिसीजन आपने लिया है, सही है, इसके लिए देखिए आपको ज़रूरी तौर पर पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमातों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, और उसमें कॉन्फिडेंस में लेने की बात यह है कि आप सब बैठें, इदारे के लोग भी बैठें। बिशार से मुझे यहाँ पर एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, मैं ब्रेक पे जाता हूँ, उसके बाद वापस आते हैं तो उसको कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, आज हम बात करने की कोशिश करेंगे अफ़गान महाजरीन जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो कि स्पेशली जिनकी बात की जा रही है कि 1980s में जो लोग आए थे उनको कैसे वापस किया जाएगा, क्या वाकई गवर्नमेंट अपनी ये वाली रेट पूरी कर पाएगी? लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से बात हो रही थी अफ़गान महाजरीन की, और बिशारत मिर्ज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है हमारे साथ थे। ब्रेक के दौरान मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इसरार अहमद अब्बासी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। इसरार साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, ठीक ठाक हैं बॉस। हम बात कर रहे थे अफ़गान महाजरीन के ऊपर।
मैं आपको शामिल गुफ्तगू पहले इसलिए करूँगा कि आपको क्या लगता है, लास्ट भी हमने एक प्रोग्राम किया था जिस पे आपके काफ़ी सारे खदशात थे कि किस तरह से गवर्नमेंट वापस भेजेगी। अब तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक डेडलाइन भी दे दिया है कि 31 अक्टूबर के बाद से जो है ना वो क्रैकडाउन स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले पहले जिनको जाना है चले जाएँ। आप क्या समझते हैं, वाकई आसान टास्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सदीक भाई। सबसे पहले तो माज़रत कि मैं थोड़ा ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। आपने पहले भी बड़ा ज़रूरतमंदाना इक़दाम किया और उस बर्निंग इशू के ऊपर एक हमने 1-on-1 बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम किया, और उसके मंदराजात आज भी अगर निकाले जाएँ तो उनमें से बहुत सी चीज़ें ठीक हो रही हैं, बिल्कुल जो हम ऐसे कह ही रहे थे। बिल्कुल और ऐसे वो ही। अगर इसकी क्लिप्स हो तो फिर देखिए, जहाँ गवर्नमेंट की विल होती है ना, वहाँ वो इम्प्लीमेंट कर सकती है। मिसाल के तौर पे KPK में हमारी गवर्नमेंट थी तो हमने बेतहाशा अवाने महाजरीन की पहले उनकी रजिस्ट्रेशन कराई थ्रू नारा कार्ड, और उसके बाद उनको वापस भेजा गया, जिसकी वजह से आपने देखा कि पिछले तकरीबन 6-7 साल, 5 साल हमारी इस गवर्नमेंट के और 2 साल पिछली गवर्नमेंट के, काफ़ी हद तक KPK में अमन आ चुका था। लेकिन जैसे ही हमारी गवर्नमेंट का जाने के बाद फिर जो एक डाइवर्सिटी हुई, चीज़ें हुई हमारे यहाँ। देखिए, हम हमेशा, मेरा ये पॉइंट रहता है कि गवर्नमेंट्स किसी की भी आएँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आएँ, लेकिन जो पाकिस्तान का मफाद है उसको मुकद्दम रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। दुनिया के हर मुल्क में मुख्तलिफ पार्टीज़ की गवर्नमेंट्स आती जाती है, लेकिन उनकी कुछ नेशनल इंटरेस्ट के डिसीजंस ऐसे होते हैं जिसको कोई भी चेंज नहीं करता। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि यहाँ हमने नेशनल इंटरेस्ट को भी अपनी पार्टी लाइन से डिस्क्राइब करना है कि अगर हमारी पार्टी लाइन के वो फ़ायदे में है तो वो नेशनल इंटरेस्ट है, और अगर हमारी ओपोनेंट पार्टी के उसमें इंटरेस्ट में तो वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। अगवान महाजरीन का जो इशू है वो इतना सेंसिटिव है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, और ये जो गवर्नमेंट ने डेडलाइन दी है, मुझे नहीं लगता। देखें आप, मैकेनिज़्म जैसे हमने किया, मैकेनिज़्म सबसे पहले हमने उनकी नारा कार्ड के थ्रू रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाई, ठीक है। उसके बाद उनकी फिर जो फैमिली मेम्बर्स थे उनका डाटा कलेक्शन हुई। उसके बाद हर ख़ानदान को ट्रांसपोर्टेशन के पैसे दिए गए, उनको ट्रांसपोर्ट फ्राहम की गई। यहाँ तो कोई मैकेनिज्म अभी तक रजिस्ट्रेशन का अमल मुझे नज़र नहीं आ रहा। अभी तो वॉलंटरी कहा जा रहा है ना कि उनको भाई आप खुद चले जाओ। ये एक वही मिसाल आप दे दें, जैसे अब आज क्रिकेट मैच के ऊपर भी हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे वो आउट हो जाए। हमने कुछ नहीं किया लेकिन वो आउट हो जाए या बारिश हो जाए। तो ये इस तरह की चीज़ें नहीं होती। असल में गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर सीरियस होती तो वो फौरी, मैं एक छोटी सी बात आपको कहूँ, मुनासिब नहीं लगता, लेकिन हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट के बयानात होते हैं ना, वो बाज़ औक़ात बयानात की हद तक ही रहते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं लेकिन जाते। वो सियासी गवर्नमेंट्स होती है ना, वो सियासी गवर्नमेंट अपना नारा लगाती है, लेकिन इस वक्त तो इंटरिम गवर्नमेंट है, सियासी गवर्नमेंट कोई भी नहीं है। अच्छा, इससे पहले मैं बिशारा साहब से यही बात कर रहा था कि बहुत सारी सियासी पार्टियों के ऊपर भी ब्लेम लगाया जाता है कि वो उन्होंने अपने वोट बैंक के लिए भी इनको रखा हुआ है, उन्होंने अपने खुद शनाख्ती कार्ड बनवा के दिए हुए हैं, तो इसमें भी कोई सच्चाई है? देखिए, इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो हमने अपने आप को, क्योंकि KPK में हमारी गवर्नमेंट थी और हमारा एक मजबूत वोट बैंक था, लेकिन हमने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर अपने जो पार्टी इंटरेस्ट है उसको कुर्बान किया, और यही तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को करना चाहिए। देखिए, अगर पाकिस्तान में कोई शख्स बसता है, जिस तरह अगवान महाजरीन है या बंगाली बर्मी है, उनका एफिलिएशन किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो होना ही होना है। शेल्टर तो लेंगे यकीनन किसी ना किसी जगह से। तो अब हमें और हमारी पार्टीज को डिस्क्राइब क्या करना है, ये करना है कि हमारी पार्टी के वोट बैंक को नुकसान पहुंच रहा है तो ठीक है, और अगर मुल्क को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि मुल्क का चाहे जो भी होता है, दहशतगर्दी हो रही है, लाकानूनियत हो रही है, स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, लेकिन हमारा वोट बैंक डिस्टर्ब ना हो, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स जो है डिस्टर्ब ना हो, तो वो फिर हम पाकिस्तान के ये तो फिर लॉयल्टी टुवर्ड्स पाकिस्तान तो ना। अच्छा, मैं बिशारा साहब की तरफ आऊँगा। बिशारा साहब, जिस तरह से इसरार अब्बासी साहब ने कहा कि इनकी गवर्नमेंट ने KPK के अंदर काफ़ी सारे काम किए और उनका नारा के रजिस्ट्रेशन भी की, उनकी कार्ड बनाया, उसके बाद फिर उनको पैसे भी दिए, सिंध गवर्नमेंट ने भी ऐसा कुछ किया? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इसरार साहब की इस बात से कोई बहुत ज़्यादा मुत्तफिक नहीं हूँ। उसकी एक वजह ये है कि यानी खान साहब का हमारे साथ काम करते रहे, मैं जब दूसरी जमात में था तब भी, मुख्तलिफ इत्तेहादों में भी, कि उनका तो खैर उनके हवाले से एक बड़ा एक मजबूत स्टैंड था, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंटेशन की होगी। लेकिन बात पॉलिटिकल जमातें, मैंने तो पहले आपको कहा कि ये पॉलिटिकल जमातों में, इनमें मैनिपुलेशन हुई है, कुछ लोगों ने की है, लेकिन जो मुल्की मफाद है वो सबसे पहले, सबसे अफजल है। लेकिन इसका एक तरीक़ाकार, जैसे अभी आपने कहा कि आज इन्होंने ऐलान किया, मैं इनकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि उसका एक मैकेनिज़्म बनना चाहिए प्रॉपर, कि अभी पहले उस पर आपने कहा कि आप 31 अक्टूबर तक खाली कर दें, सब चले जाए।
सब तो नहीं जाएंगे, बहुत बड़ी तादाद बहुत सारे तो प्रॉपर्टीज लेके बैठे हुए हैं, यहाँ पर उनके शिनाख्ती कार्ड बने हुए, बच्चों की शादियां हो चुकी। देखिए ऑफिशियल तो ऑफिशियल जो रेट है वो तकरीबन वो बकौल इंटरनेशनल UNCHR के हवाले से वो भी 20 लाख से ऊपर है और अनऑफिशियल भी 20 लाख के करीब है। तो अनऑफिशियल को तो पहले आप शुरू करें ना कि भाई आप तो जाएं, भाई मैंने रजिस्टर्ड ही नहीं कराया, उनको भेजना शुरू करें। और इसमें मैं एक और बात कहता हूँ, मैं आप जब पहले हमारा आपने ब्रेक लिया था मैं उस पर एक बात आपको कह रहा था कि देखिए ये एलिगेशन की जी पॉलिटिकल जमातों के हवाले से अगर जो लग रहा है या कि जी उन्होंने अपना वोट बैंक बनाने के लिए वो XYZ कोई भी जमात हो, मैं इस वक्त क्योंकि बात जमातों की नहीं, इस वक्त पाकिस्तान की बात, कौमी इंटरेस्ट की बात है, उसमें मैंने कहा कि इस हुकूमत को चाहिए था, ये मौजूदा इंटरिम गवर्नमेंट को भी चाहिए, और जो बेसिकली आपको पता है कि ये डिसीजन जो है ना हमारी बेसिकली तो इस्टेब्लिशमेंट ने लिया है, तो उनको भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि पॉलिटिकल जमातों को तमाम को पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल जमातों को बुलाएं और एक मिल के उनके साथ गुफ्तगू करें और इस बात पर सबका मुत्तफ़क़ा राय बनाएं ताकि कल को किसी की भी गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट तो चली जाएगी ना, जनवरी में अगर इलेक्शन होते हैं तो जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी वो आएगी, लेकिन पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए। ये एक अच्छा इकदाम है, इस पर अमल होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान को ज़रूरत है। भाई आपकी मईशत ये कि हम 24 करोड़ को पाल लें तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो इनको सरप्लस को कैसे लेंगे? इस तरह सब आपकी तरफ आऊँगा, बड़ा अच्छा सवाल किया बशारत साहब ने। बाकी इलेक्शन हो जाएंगे 2024 के जनवरी में। मैं बशारत भाई के साथ मेरा एक बड़ा एहतराम का और बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, एक पॉलिटिकल वर्कर है जनरली, डिस्पाइट पार्टी एफिलिएशन मैं हर पॉलिटिकल वर्कर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। देखें इन्होंने दो बातें की, दोनों बातों से मैं माज़रत के साथ इत्तेफाक नहीं करता। एक तो ये इंटर्म गवर्नमेंट नॉन पॉलिटिकल है, ये किसी भी तरीके से नॉन पॉलिटिकल नहीं है, ये कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट गवर्नमेंट है और इसमें कुछ नहीं, कागजात में देखा जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो नॉन पॉलिटिकल ही होती है सर, होती है ना, लेकिन ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने अपने लोग बिठाए हुए हैं। KPK का ऑन एयर चला गया, फेडरल गवर्नमेंट में फवाद हसन फवाद और ये दूसरे लोग, इनकी एफिलिएशन किसके साथ है ये आपको पता है? ये कहाँ से न्यूट्रल लोग हैं? ये तो कहीं से भी। और अब तो खैर बशारत भाई की पीपल्स पार्टी का भी यही स्टांस है कि जी ये जो है केयर टेकर इतने न्यूट्रल्स नहीं है। एक चीज़। दूसरी, इलेक्शंस की जहाँ तक बात है, देखें इलेक्शन ना कराने से किसी पॉलिटिकल पार्टी का नुकसान नहीं हो रहा, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। मैं बारहा आपके प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि आप किसी एक शख्स की ज़िद की, एक पॉलिटिकल पार्टी की ज़िद की वजह से मुल्क को नुकसान ना पहुँचाइए, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक, इन्होंने भी और हमने भी इकट्ठे भी 1990s में GDA 98-99 में हम इकट्ठे थे GDA में, तो एक 25-30 साल की पॉलिटिकल स्ट्रगल हमारी एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल रही है। तो हमें डेमोक्रेट्स, आज बदकिस्मती यह है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टीज चैम्पियन बनती थी डेमोक्रेसी की, वो उन्होंने पिछले 16 माह में और फिर कुछ ऐसी लेजिस्लेशन कर दी जिसके अंदर बहुत से इख्तियारात, और बशारत भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की कि असल डिसीजन पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, इस्टेब्लिशमेंट का। और इस्टेब्लिशमेंट को जिस तरह अपनी दूसरी चीज़ें वो मनवा सकती है, इसको नेशनल इंटरेस्ट में, किसी पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट में ना, इसको नेशनल इंटरेस्ट में मनवाया जाए। क्योंकि देखें हमने जैसे बात की कि हमने रजिस्ट्रेशन की और तकरीबन एग्जैक्ट फिगर नहीं है लेकिन 15 से 20 हज़ार फैमिलीज़ हमने भेजी थी। मैं वो आप कहेंगे तो मैं रिकॉर्ड भी आपको ला के दे दूंगा। दूसरी सबसे बात इंपॉर्टेंट, जब इनखला हो रहा था अमेरिका का अफगानिस्तान से, तो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और उन्होंने बॉर्डर सील कर दिए थे, और सारी यही था कि जी अगर आप बॉर्डर सील ना करें तो हम यह ह्यूमन ब्लड बैग। तो खान साहब की भी ये पॉलिसी थी कि अगर हमने बॉर्डर अपने खोले रखे तो वहाँ से और मज़ीद तारकीन वतन आएंगे जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। और हमें ये सोचना चाहिए कि जितना इकॉनमी को इस वक्त भी, मैं बारहा कह चुका हूँ कि जो चीज़ 100 रुपये की थी, वो इन हमारे अफगान महाजिर भाइयों की आने की वजह से वो चीज़ 1000 रुपये तक पहुंच गई। अच्छा, नहीं, मईशत की जहाँ पर बात की जाती है, इस वक्त पाकिस्तान की मईशत वैसे ही दिगरगू है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है, तो अगर इनको भी हम भेज देंगे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, पूरी इंडस्ट्रीज़ इन्होंने जो है ना अफगानियों ने यहाँ पर जो है ना वो चला रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो दोबारा से वो वाली इंडस्ट्री, जैसे स्पेशली ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है और इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो दोबारा खड़ी हो जाएगी? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको कहूँ कि रिप्लेसमेंट हर चीज़ का अल्लाह ताला ने बनाया है, ये तो कोई भी चीज़ डिस्पेंसिबल नहीं है कि हर चीज़ का नेमत बदल रब की ज़ात ने बनाया। और मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कौम में इतने लोग हैं जो शायद इनसे बेहतर कर सकें, लेकिन
इनकी एक मोनोपोली कायम है। चाहे आप सब्जी मंडी देख लें, फ्रूट मंडी देख लें, वहां पर इनकी मोनोपोली है। ज्यादातरी तो है ना, वो इतने अरसे से हैं, वो जहां एक बैठा होता है वो 10 लोगों को और लाके वहां पे इस वजह से आप छोटी सी एक मिसाल दें, सदर में चले जाएं और फ्रूट की रेडियों का इनकी एक यूनियन बनी हुई है। आप किसी एक फ्रूट वाले के साथ जरा सा बात करें, वो आके सर फाड़ देंगे, तो 200 लोग आपका। तो ये जो मोनोपोलीज हैं, ये इसको तोड़ना बड़ा जरूरी है। अच्छा, इस तरह से मुझे यहाँ पर एक बार फिर ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाजरीन, आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि अफ़गान महाजरीन जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको किस तरह से 31 अक्टूबर से पहले वापस अफ़गानिस्तान भेजा जाएगा। क्या इसका रोड मैप भी कोई दिया गया है या नहीं है? ये सिर्फ वॉलंटियर ही उनको कहा गया कि खुद से चले जाएं? तो क्या ऐसे कोई अपना घर बार छोड़ के जो 30-40 साल से यहाँ पाकिस्तान में मुकीम है और अपने बच्चों की शादियाँ तक कर दी हैं, और वो भी ऐसी नस्ल मौजूद है कि जो पैदा ही यहीं हो गए, यहाँ बड़े हो गए, उन्होंने अफगानिस्तान देखा भी नहीं है, तो क्या वो वाकई वापस अपने मुल्क चले जाएंगे? ये एक साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की मईशत की। मईशत के ऊपर किस तरह से अफ़गान महाजरीन जो हैं ये बोझ हैं या पाकिस्तान की मईशत को सहारा दिए हुए हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के स्पेशली बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं, इस पे जितना KMC का जो काम है वो अफ़गान बच्चे करते हुए दिखाई देते हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, क्या ये पॉजिटिव इम्पैक्ट था इनका या ये भी कोई इसके पीछे भी कोई साजिश है। बिशारा साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आपने देखा होगा घरों पर कचरा लेने के लिए भी अफ़गानी बच्चे आते हैं, हर गली में, घर में। आप क्या समझते हैं जब ये चले जाएंगे तो ये काम कौन करेगा? इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था या इसके पीछे भी कोई कहानी थी? देखिए, बात मैं आपने अच्छे सवाल किए। बात इसका नहीं है। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या 80 से पहले, मतलब पाकिस्तान तो 1947 में आज़ाद हुआ था, क्या 80 से पहले ये सारे सिस्टम जो है वो पाकिस्तानी कर रहे थे? क्या अफगानी पहले आ चुके थे? जो कर रहे थे वो एक सिस्टम बने हुए थे। अब तो हमने सिस्टम सारे कोलैप्स कर दिए ना इनके चक्कर में। नहीं सिद्दीक भाई, मैं ये कहना आपसे, ये सवाल मैंने इसलिए किया कि पहले भी निज़ाम चल रहा था। देखिए, इसमें आपकी बात एक हद तक, आपका पॉइंट बहुत जेन्युइन है कि अगर हम बगैर प्लानिंग के, अगर आप कोई बगैर प्लान बनाए कोई सूरत हाल करेंगे तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे। मैं फॉर एग्जांपल आज कह दूं कि ग्रे इकोनॉमी का ख़त्म और आज से सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी होगी, और उसके लिए इकदाम कुछ ना करूं, और जो रिपोर्ट्स कहें कि यहाँ पर 70% जो है वो ग्रे इकोनॉमी चल रही है, तो मामला तो क्लैप्स हो जाएगा ना। लेकिन अगर उसी को मैं देख के ग्रेजुअली ख़त्म करना चाहूँगा तो वो हो जाएगा। मैं इसी तरीके से ये बात करता हूँ, तो अगर ये प्लान के साथ करेंगे तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास ट्रांसपोर्ट, उससे पहले भी ट्रांसपोर्ट चलती थी, तो ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ हमारे KPK के भाई संभालते थे, पहले भी करते थे। नहीं, लोग इधर के लोग भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट, अब तो बहुत सारी इसमें कंपनीज आ गई हैं और दुनिया में अगर आप देखें तो ऑफिशियल कंपनीज चला रही हैं जो निज़ाम को हमेशा बेहतर चलाती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें डेफिनेटली रिप्लेस हो सकती हैं, मतलब कारोबार रिप्लेस हो सकता है, लेकिन आप उसको करें एक प्लान के जरिए। ये नहीं कि मैंने आज का और कल कोई में 40-50 लाख अफगानी इस वक्त, तो मेरी राय है कि इट इज़ मोर देन 50 लाख जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, कि आप एक दिन में नहीं उनको भेज सकते। ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। कहना आसान है, इस पर अमल नहीं होगा, लेकिन आपने अगर इस पर अमल करना है तो आप इस पर प्लान बनाएं, और जो पहले अनऑफिशियल हैं उनको आप भेजें। और मेन वाइल अनऑफिशियल का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है इनको। लेकिन नहीं, देखिए जी, पता है, रिकॉर्ड नहीं है। मैं आपकी दो बातों में से एक बात पे एग्री हूं। नहीं, लेकिन हमारी एजेंसी का पख्तून है, कोई बलोचिस्तान का पख्तून है, कैसे पता, कैसे उसमें डिफरेंशिएट कैसे करें? मैं आपसे अर्ज करता हूं, ऐसा ये बात आपकी दुरुस्त है कि अब वो उनकी, जैसे आपने पहले उसमें कहा था कि शादियां कर ली हैं, इंटर मैरिजेस हो गए यहाँ पर, और बात आपकी दुरुस्त है कि अगर 45 साल हो गए तो दूसरी तीसरी नस्ल जवान हो रही है। वो तो उर्दू इस तरह से बोलते हैं कि हम लोग उसमें उनके सामने बोल रहे हैं। लेकिन जब आप ये प्लान के साथ चलते हैं तो ये डेफिनेटली 100% नहीं होगा, लेकिन 70-75% आप कर लेंगे। आप पहली फुर्सत में ये करें। सेकंड अटेम्प्ट में जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनमें आप देखें कि प्रायोरिटी में किन लोगों, उनको किस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। मैं ये भी नहीं चाहता कि किसी का चलता हुआ कारोबार के भाई आज से तेरी छुट्टी खत्म कर, नहीं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये, और अफगान भाइयों को इस बात को गलत नहीं समझना चाहिए, उन्हें एक बात समझना चाहिए, पाकिस्तान ने 45 साल और पाकिस्तानियों ने उनकी खिदमत की है, उनकी मेहमान नवाजी की है, इस हद तक किया कि अपने आप को आग लगा ली। यानी ऑनेस्टली स्पीकिंग आज भी हम चाहते हैं ना कि वो चले जाएं, तो उसकी वजह कि अब उधर कोई झगड़ा जंग नहीं है, अब उनकी
इकोनॉमी पोजीशन पाकिस्तान की इकोनॉमी से बहुत बेहतर है। वहां तो डॉलर 84-85 में है। हम तो आज भी जिसपे बहुत खुश हो रहे हैं कि मामला बड़े बेहतर हो गए, तो भी 280 पे डॉलर है। लेकिन उसमें भी बिचारा साहब बहुत सारी चीजें, उन्होंने कुछ डॉलर ऐसे छाप के दिए हैं, उसकी जो है ना सीरियली अलग है, वो जो 80-85 में चल रहा है, ये वाला डॉलर नहीं चल रहा है। इस तरह बात मैं आपकी तरफ आऊंगा। बात में सिर्फ एक जुमला और भाई, मैं ये बात इसके नहीं है, लेकिन ऑफिशियल जो रेट है, देखिए इस वक्त अगर मैं इस वक्त और जो ऑफिशियल चल रहा है आप उसी की बात करेंगे, उसमें अगर उनका और हमारा इतना, और ये कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, तो मैं ये मैसेज ये देना चाहते हैं कि आज इनको तो अफगान भाइयों को भी चाहिए कि भाई खुदा के लिए अब आप अपने मुल्क में वापस जाएं। आपके मुल्क के हालात ज्यादा बेहतर हैं और वहां जंग नहीं है। बेहतर है या नहीं है, जंग नहीं है। अब आप जाएं उधर इतनी मेहनत करें, उधर बना लें, उधर बना लें अपने मुल्क। मतलब हमेशा ऐसा होता है, लोग तो नेशनलिटी दे के कैंसिल कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमने किसी को जेन्युइन नहीं दिए, 2 नंबर तरीके से भाई कौन है बॉर्डर से चले। इसरार साहब आपकी तरफ आऊंगा। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जो बच्चे कचरा उठाने के लिए आते हैं, ये इसके पीछे माफिया काम करती है। बहुत सारे कचरे के ऊपर जो है ना वो इलाके बांटे हुए हैं उन्होंने। आप क्या समझते हैं ये इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी? देखें, इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक जो आपने इकोनॉमी की बात की, तो हमारी इकोनॉमी पे ये बोझ हैं, इसलिए कि इनकी सारी इकोनॉमी नॉन डॉक्यूमेंटेड है, कोई डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। सबसे बड़ी मिसाल जो अभी आप कचरे वाली बात कर रहे हैं, चूँकि मैं इससे डायरेक्ट लिंक इसलिए हूँ कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर एक बड़ा नाला जो हमारी गवर्नमेंट में बना था, उसकी साइड पे थ्रू आउट ये लोग हैं। आप यकीन कीजिए कि एक दिन में ये 3 लाख रुपए की एक गाड़ी कचरे की निकालते हैं। अच्छा। और उसके ऊपर 4 आने भी टैक्स नहीं देते। सही। ठीक है, एक दिन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये महीनों पे और सालों पे मुहित। इसी तरह आप किसी भी चीज़ में इनका आप देख लें, जो भी इनका कारोबार है, आप इवन कपड़े की जो चाइना से ये कपड़ा इंपोर्ट करते हैं वो भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को किसी भी तरीके से ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। इंपोर्ट पाकिस्तान के नाम पे होती है, स्मगल होकर वो अफगानिस्तान चला जाता है। एग्जैक्टली द पॉइंट इज दिस कि आपकी फॉर एग्जांपल अभी आप ये देखिए कि जब आपका गंदम का क्राइसिस आता है तो आपकी मेजॉरिटी गंदम स्मगल होकर अफगानिस्तान चली जाती है। बिल्कुल ऐसा ही। क्यों कि यहाँ उनके बड़े बड़े डीलर्स बैठे हुए हैं, वो पैसा फेंकते हैं, मार्केटों से पूरी चीज़ उठाते हैं और बॉर्डर पे उन्होंने ट्रक वालों को सेट किया हुआ है और वहाँ निकाल देते हैं। पाकिस्तानी भूखे मरे, हमने बाहर से डॉक्यूमेंटेड करके इंपोर्ट करते हैं और जो हमारी अपनी जाती जो बम्पर क्रॉप्स होती हैं वो सारी अफगानिस्तान चली जाती हैं। अच्छा, इस तरह से टाइम का मेरे पास बड़ा शॉर्टेज है। बिशारा साहब आपकी तरफ आऊँगा। सिविक फैसिलिटीज़ जो हमारी यूटिलिटीज़ जो हैं इसको भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कराची जिस तरह से काबुल के बाद कहा जाता है, कराची में सबसे ज़्यादा अफगान महाजरीन इस वक्त, महाजरीन यहाँ पर हैं तो अफगान ना, डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है, पता ही नहीं है पाकिस्तान कराची के अंदर टोटल ये हैं कितने। तो जो सिविक फैसिलिटीज़ हमारी जो मरदमशुमारी में कभी 1.5 करोड़ की आबादी कहा जाता है, कभी 2.25 करोड़ की आबादी, तो जो बाकी की चीज़ें ये यूज़ कर जाते हैं, तो फिर हम लोग कहाँ हैं? जी बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए जी, हम तो ऑलरेडी इस बात पर लड़ रहे हैं कि हमें तो पूरा तो गिन लो। हाँ। यानी पूरा गिना नहीं जा रहा, गिन लो, बाकी के सरप्लस को तो अलग से गिनेंगे। जी। और सिर्फ अफगानी नहीं है, यहाँ पर जैसे बर्मी भी हैं, यहाँ पर बंगाली भी हैं, यहाँ पर और भी बहुत से गैर कानूनी तौर पर रुके हुए हैं। तो ये जो एक तो मैंने कहा ना, देखें सिद्दीक साहब एक बड़ी एग्जाम्पल है कि जब आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है ना, तो सगे भाइयों में भी मामलात होते हैं। बिल्कुल यानी एक रोटी हो जाए ना और उसके 4 टुकड़े करें और 6 लोगों, तो हर आदमी लड़ पड़ता है। हमारी भाई बिजली का बिल भरने से लड़ रहे हैं, ऐसे ही। और वो देखे ना, बल्कि बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं मीडिया पे। तो आपको ये बात जो इसरार साहब ने बात की, मैं बिल्कुल इनको सेकंड करता हूँ कि ऑनेस्टली स्पीकिंग ये यानी हम अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे, ऊपर से ये जो एक, मैंने तो पहले आपको अपने पहले उसमें भी कहा था कि इकोनॉमी के इस दौर में ये बोझ बन रहा है। तो मतलब बजाय इसके कि और ये बात दुरुस्त है, जैसे कहा था कि ग्रे इकोनॉमी चला रहे हैं, ये कोई डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी तो वैसे भी नहीं चल रही है। तो और अगर चल भी रही होती ना जी, मैं उसके बावजूद भी ये कहता, अगर डॉक्यूमेंटेड भी होते तो अभी जब आपका हो गया तो अब आप अफगानी सिर्फ अफगानिस्तान के लोग। बिल्कुल, मेरे पास आखिरी वक्त नहीं, एक जुमला कि जितने गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में गैर मुल्की रह रहे हैं, मैं अफगानी को सबको वापस भेजना चाहिए। इसरा साहब, ये मुल्क पाकिस्तान के लिए कितना बदनामी का बायस बनते हैं जब बाहर ममालिक के अंदर पाकिस्तान से पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवा के ले जाते हैं, वहाँ जाके जब चोरी या कोई इस तरह का काम करते हैं, वहाँ जब गर्दन उड़ाई जाती है तो कहा जाता है पाकिस्तानी। तो पाकिस्तान का नाम कितना बदनाम हो रहा है इनकी वजह से। सर, ये तो बहुत पहले हम लास्ट प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके थे कि जब इनकी और बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से नीचे थी तो 80 to 90% जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में बाहर पकड़े जाते थे वो अफगानी और बंगाली पकड़े जाते थे और उनके पास ग्रीन पासपोर्ट होता था।
मैं खुद इंटरनेशनल जितनी भी ट्रैवलिंग बशारत भाई भी करते होंगे, जब से ये इनकी इकॉनमी काफ़ी हद तक, ये लोग बंगाली तो बहुत हद तक यहाँ से चले गए, सिर्फ वो रह गए जिनके पास जाने के वसाइल मौजूद नहीं है। अफगानियों का प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इनको जो कुछ इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है वो सारा नॉन डॉक्यूमेंटेड है, इनकी प्रॉपर्टीज़ नॉन डॉक्यूमेंटेड है, इनके बॉसों की जो चीज़ें हैं उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। अब अगर ये सेल करने पे जाते हैं जिस कीमत पे इन्होंने ली हुई है, क्योंकि वो पैसा कोई सही पैसा नहीं था, वो मनशियात का पैसा भी पाकिस्तान में आया, उन्होंने जो 1000 गज़ की प्रॉपर्टी की वैल्यू थी वो 5000 गज़ की वैल्यू पे ले गए। तो अब सबसे बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, क्योंकि दहशतगर्दी का सबसे बड़ा एलिमेंट, हम बड़ी मुश्किल से दहशतगर्दी से निकले थे, अगर हमने इसको दोबारा एड्रेस ना किया तो हम एक बार फिर हम उसी दोबारा दलदल में जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब इसरार अहमद अब्बासी साहब, जनाब बशारत मिर्ज़ा साहब। नाजरीन, आज हमने बात करने की कोशिश की अफ़गान महाजिरीन के इस अहम इशू के ऊपर जिसका गवर्नमेंट ने 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी है। ये किस तरह से मुल्क पाकिस्तान से बाहर, जब पाकिस्तान से 2 नंबर शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल करके मुल्क के दूसरे ममालिक में जाके अपनी खिदमत सर्व कर रहे होते हैं अपने आप को, तो पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है वहाँ पर। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर तो रहते हुए इन्होंने बहुत सारे ऐसे बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं जिन बिजनेसेस के पीछे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जिसका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन सरप्लस हैं, बोझ हैं, यूटिलिटीज़ ये यूज़ करते हैं, बाकी की सारी सहूलतें इनको चाहिए, लेकिन डॉक्यूमेंटेड इनकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कहीं नहीं है। उल्टा पाकिस्तान की स्मगलिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा जो अमल दखल है वो इनका, इन बॉर्डरों के ऊपर से जितनी भी स्मगलिंग होती है, पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट होती है उसके अंदर तकरीबन कोई 40 से 45% जो है ना वो स्मगल होकर अफ़गानिस्तान और दूसरे ममालिक में चला जाता है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा नाम यही लिया जाता है कि अफ़गानी लोग इन्वॉल्व हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये लिए हैं तो देखते हैं कि किस तरह से 31 अक्टूबर की डेडलाइन को मीट कर पाते हैं या इसके अंदर कोई तोसी की जाएगी। अब ये एक साइन ऑफ इंटरोगेशन है कि इंटरिम गवर्नमेंट के साथ जब इदारे मिलकर ये काम कर रहे हैं तो सियासी जमातें जब पावर में थी वो ये काम क्यों नहीं कर सकी। एक बार फिर इस उम्मीद के साथ कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे, आज के एपिसोड से सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।